एसी काम नहीं कर रहा है क्या यार? बाहर से किसी को बुला के लाओ, काम कर। बोल दिया। ये एक लाइट कम करे। सर में दर्द हो रहा है। इधर से कोई भी एक इंसान जाए, एक लाइट ऑफ। ठीक है। पीछे की लाइट जला दे। ज़्यादा लाइट से दिक्कत ये हो जाती है कि ज़्यादा लाइट हो जाती है तो फिर बोर्ड दिखाई नहीं देता। हाँ। और लाइट कम हो जाए तो फिर मैं ही नहीं दिखाई देता हूँ। थोड़ा बैलेंस करने में दिक्कत। क्या देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बोर्ड देखना कि मुझे देखना? अरे आपको कौन बोल रहा है बोर्ड देखना ज़्यादा ज़रूरी? लाइट थोड़ा कम ही रहे। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? जल्दी करो। कितने लोगों को लगता है कि हीमोग्लोबिन का फार्मूला देना चाहिए था, तभी हो पाएगा? फार्मूला दे देंगे तो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट उसी से निकल जाएगा। इस डेटा का कोई मतलब ही नहीं। फार्मूला नहीं दिया। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है। एन कितना दिया है? एन नंबर ऑफ एटम कितने हैं? वो तो कुछ नहीं दिया है। एन ही रखो। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन कितना है? 56। इंटू कितना? 100 बाई क्या? मॉलिकुलर वेट यही आ रहा है। अब मॉलिकुलर वेट निकालना है तो मॉलिकुलर वेट जो आएगा, तो थोड़ा इधर भेजो तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे? ये आएगा एन इंटू 56 इंटू 100 बाई क्या? 02। कैंसिल हो रहा है क्या? ये आ रहा है 2 इंटू 10⁵ एन। ठीक है। मॉलिकुलर वेट जो है वो एन पे डिपेंड कर रहा है। एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन हीमोग्लोबिन। ठीक। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उस पर डिपेंड कर रहा है। तो एन बढ़ाएंगे तो मॉलिकुलर वेट क्या होगा? बढ़ेगा। और एन मिनिमम होगा तो मॉलिकुलर वेट भी क्या आएगा? मिनिमम आएगा। मिनिमम मॉलिकुलर वेट तो पूछे हैं कि मॉलिकुलर वेट पूछे हैं? मिनिमम। एन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्या एक मॉलिक्यूल में आधा आधा मोल आधा एटम हो सकता है क्या? आधा एटम हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है ना, एक हो सकता है। तो जीरो ही रख दो। जीरो रख देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा? जीरो। फिर तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कम से कम कितना एटम होना चाहिए? 1। तो एन की मिनिमम वैल्यू के लिए मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम आएगा, वो आएगा 2 × 10⁵ मतलब ये कितना आ रहा है? 20,000 की 2,000? 2 लाख। इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट आ सकता है? आ ही रहा है, क्या कर सकते हैं।
ये आंसर कितने लोग निकाले थे? कोई बात। एक और क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन ही ले लेते हैं। हाँ, देखो, इफ परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन hemoglobin in is 0.014%. 0.014%. If molecular weight of hemoglobin 1 लाख 1 लाख ग्राम पर मोल, calculate number of iron atom present calculate number of iron atom present in one hemoglobin molecule. One hemoglobin molecule. करो। क्लियर होगा। आंसर वन ही आ रहा है क्या? आ रहा है फ्रैक्शन में। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया है? 0.014। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता नहीं। एटॉमिक वेट कितना है? 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट कितना है? 1 लाख। 1 लाख में कितना जीरो होता है? 5। आ रहा है यार। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉल्व करके बता। 1/4 आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है क्या? 1/4 आ सकता है क्या एक एटॉमिक वेट में? ठीक है, पर अगर कुछ परसेंटेज कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर वेट को सही से सेट किया जाए तो n की वैल्यू इंटीजर लाई जा सकती है। क्या करने से n की वैल्यू इंटीजर आएगी? मॉलिक्यूलर वेट कम करने से या परसेंटेज कंपोजिशन कम करने से? मॉलिक्यूलर वेट कम कर दें तो आ जाएगा क्या? मतलब अगर 1 लाख के बजाय 25,000 देते तो आ जाता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। इस बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ा अलग निकालते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन है, मॉलिक्यूलर वेट 30 दे देते हैं। कंटेन, हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन, 80% ऑफ कार्बन। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जल्दी करो। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया, 30। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और दे देंगे। इसको करने का दो तरीका है ना। एक जो मेरा तरीका है, जो मैं बताया हूँ। कितने लोग बाय द वे कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और क्या हो, और कुछ नहीं भाई। हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और क्या, कार्बन। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में मान लेता हूँ Ca और Hb, ये मान सकते हो फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा है, 80%। तो कार्बन के परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ, कितने कार्बन के एटम हैं। ए, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इंटू कितना, 100 बाई मॉलिकुलर वेट कितना, 30। क्या इसको सॉल्व करके कोई ए की वैल्यू निकाल पाया आज तक? ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अच्छा, सेम वही हाइड्रोजन का परसेंटेज, अगर कार्बन 20% है तो हाइड्रोजन कितना होगा, बचा हुआ 20 इज इक्वल टू बी इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू कितना, 100 बाई कितना, 30। क्या इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू कोई बता सकता है? देख आ रहा है, मतलब जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, C2H6, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये कितने लोग सही से कर पाए थे? ये तो आसान वाला तरीका। एक कन्वेंशनल तरीका है जिससे
मोस्ट ऑफ द बुक्स में इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, ध्यान से सुनना। क्या? हालांकि ये मेथड मुझे उतना पसंद नहीं आता, पर अब दिया है तो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसे दो डब्बा बनाते हैं, एक तरफ लिखेंगे कार्बन और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन का कितना है 80 और हाइड्रोजन का 20। यहाँ लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक वेट, तो इसमें कितना लिखोगे 80 डिवाइडेड बाई क्या 12, और इसमें 20 डिवाइडेड बाई 1। जरा इसकी वैल्यू बताओ कितना आ रही है, 4 से कैंसिल हो रहा है ना, 20/3 आ रहा है और ये 20/1 यही आ रहा है। और इसके बाद निकालते हैं रेशियो, रेशियो निकालोगे तो ये कितना आएगा 1:3, 1 कितना पे 3। जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे उसमें कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन कितना होगा 3। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं बे, एम्पिरिकल फार्मूला। जो रेशियो आया है उसी को ऐसा C3 में लिख लिया। जरा इसका मॉलिक्यूलर, इसका वेट निकालना कितना आएगा, 12 + 3 कितना 15। इसको अपन बोलते हैं एम्पिरिकल वेट। क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट जो दिया है उसमें एम्पिरिकल वेट से डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आती है किसकी, एन की। एन की वैल्यू कितनी आ रही है 2। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू कितना एन। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आएगा CH3 होल 2 मतलब C2H6। इससे भी किया जा सकता है, और इस तरह का तुमने शायद पहले कभी काम किया होगा, याद आ रहा है 11th में ऐसे कन्वेंशनल तरीके से किया जाता है। किससे करना आसान है बे, व्हाइट वाले से कि येलो वाले से? हाँ, कुछ लोगों को येलो वाला आसान लग सकता है, कुछ लोगों को वाइट वाला आसान लग सकता है, क्योंकि वाइट वाले में पेन कम चलाना है, दिमाग ज़्यादा चलाना है, और येलो वाले में दिमाग कम चलाना है, पेन ज़्यादा चलाना है। ठीक है, तो कौन सा मेथड तुम यूज़ करोगे एग्जामिनेशन में, जिसके पास जो अच्छा हो ना। अगर पेन अच्छा लेके गए हो तो पेन वाला यूज़ कर, और दिमाग अच्छा लेके गए हो तो दिमाग वाला यूज़ कर लेना, इससे सही आंसर आएगा दोनों। हाँ, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर सब्जेक्टिव पेपर हो, कि तुम्हारा नहीं होने वाला है, कुछ लोग हो सकता है इसमें इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कोई तो नहीं भरना है किसी को। अगर सब्जेक्टिव स्कूल का एग्जाम है तो उसमें अपन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, येलो वाला, क्योंकि टीचर को ये वाइट वाला समझ में नहीं आएगा, तो और उसको समझ में नहीं आया तो नंबर काट लेते हैं। ठीक है, तो टीचर को समझ में आना जरूरी है, नहीं तो वो नंबर ऐसे ही काट लेते हैं। पर अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है तो कोई मेथड नहीं देख रहा है, इस वाले से करोगे जल्दी से आंसर है। ठीक है, पर अगर किसी क्वेश्चन में इंपिरिकल फार्मूला ही पूछ दे तब क्या करोगे। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये छापे हो, छापोगे, हमारी मर्जी। लिखो कंपाउंड कंटेन 40% ऑफ कैल्शियम, 40% ऑफ कैल्शियम and 12% of carbon, 12% of carbon, calculate its empirical formula। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है तो सिर्फ क्या निकल पाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब इस वाले मेथड से करने जाओगे तो होगा नहीं, अब तुम्हें वही वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, येलो वाला। जल्दी करो, टेंशन से ही मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी लग रही है थोड़ी। जाली लगा रखा है इन्होंने, खिड़कियाँ नहीं खुलती हैं क्या? इनको डर लगता है कि कहीं मेरे पढ़ाने की वजह से साइड ना कर ले, ये बंद कर दिया, सारी खिड़कियां बंद है। वो कैसे कह रहा था कि खोल देते हैं खिड़की, बंद है।
तुझे दिख रहा है बे उधर से, यहाँ से दिख रहा है? कैसे? तो आधा बोर्ड तो दिख ही नहीं रहा होगा, तो ऐसी जगह क्यों नहीं बैठी जहाँ से तुझे दिखाई दे? तो उधर लिखते हैं तब क्या करती है तू? और बैठा तुझे, ये कैसे दिख रहा है तुझे भी? कैसे दिखता है तुझे? अच्छा अच्छा, तो इन दोनों के बीच से देख रहे हैं। तू बे, तेरे पास कोई सुपर पावर है क्या, दीवार के आर पार देखने वाला? कहते हैं, ये दोनों चिपका दिया इन्होंने। तू इधर यहाँ आके बैठ, इस पे आके बैठ। ये तो उन्होंने बैग ही सजा रखा है यहाँ पे। इधर से आ जा, इधर से। कर लिया होगा। अरे बहुत ही आसान था ये तो। एक तरफ क्या लिखोगे, कैल्शियम, और फिर क्या लिखोगे, कार्बन। परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया इसका, 40, कार्बन का 12। अब इसमें डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक वेट से। कार्बन का कैल्शियम कितना होता है, 40, और कार्बन का 12। ये कितना आ रहा है, 1, और ये भी कितना आ रहा है, 1। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:1। तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, CaC। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये आंसर सही से निकाल पाए थे? गलत। अगर तुम ध्यान से देखो इसको, है ना, तो 40% कैल्शियम दे रखा है और 12% कार्बन। ये सब जोड़ के 100 थोड़े हुआ, 100 हुआ क्या? तो बाकी क्या कितना बचा, ये कितना हुआ, 52% ना? तो बाकी 48% का कोई हिसाब ही नहीं दिया है, तो बिना सारे हिसाब के कैसे कर पाओगे? तो जो बचा हुआ है 48%, उसको किसका परसेंटेज माना जाता है, ऑक्सीजन का। आज के बाद से क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं। जब भी परसेंटेज कंपोजिशन सारा जोड़ के 100 नहीं हो रहा है, तो जो बचा हुआ परसेंटेज कंपोजिशन है वो किसका माना जाएगा, ऑक्सीजन का। आज के बाद से ऑक्सीजन का होगा, तो इसमें डिवाइड करो किससे, 16 से, कितना आएगा, 3। तो जो रेशियो आएगा 1:1:2 क्या आएगा, 3। और जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, CaCO3। ईमानदारी से याद उठाओ, कितने लोग ये आंसर निकाले थे? सही में? बाकी लोग समझे ना बे? एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? देखो, क्या कर रहे हो? अरे खरा, बोलने दो भाई, क्या कह रहा है? पढ़ा रहे, वही तो बताया मैंने कि जो बच जाता है वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। क्वेश्चन नहीं दिए थे, पढ़ा रहे थे, यही पढ़ाने का। क्या ऑक्सीजन ही क्यों लेंगे इसके बारे में, अच्छा तुम लोग पास आउट बैच के हो ना, तुम्हें पढ़ाया जा सकता है। तुम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है? अरे पढ़ा है ना? तो तुमने ये पढ़ा होगा कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके लिए हम अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं। कार्बन है कि नहीं है वो कैसे पता करते हैं, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो जो कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस को हम पास करते हैं लाइम वाटर से। तो अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो गया तो उसका मतलब कि उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इस तरह से हाइड्रोजन की प्रेजेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको फिर से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। अगर हाइड्रोजन होगा तो H2O में कन्वर्ट होगा, और उस पूरे गैस को कॉपर सल्फेट से पास करते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोजन है। इस तरह से नाइट्रोजन के लिए ड्यूमास मेथड पढ़े होगे,
या जेल्डाल मेथड पढ़े हो ना। सल्फर के लिए भी अलग मेथड है, कार्बन के लिए अलग मेथड है, हर एक एलिमेंट का निकालने के लिए अलग अलग मेथड है। पर ऑक्सीजन निकालने का कोई मेथड नहीं। पढ़ा है तुमने? ऑक्सीजन उस एलिमेंट के अंदर है या नहीं है, ये पता करने का कोई मेथड होता है क्या? नहीं, आज तक तुमने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि है ही नहीं। और इसीलिए अलग अलग कंपाउंड में सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जा सकता है, ऑक्सीजन का नहीं निकाला जा सकता। और इसीलिए जो बचा खुचा बचता है 100 में से, वो किसका माना जाता है? ऑक्सीजन का। समझ में आ रही बात? क्या? क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा होगा तो बिल्कुल उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन नहीं हो सकता। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 40% of carbon and 6.67% of hydrogen. 6.67% of hydrogen. Calculate its empirical formula and molecular formula. Molecular weight is 180. If molecular weight is 180, जल्दी करो। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? किससे कर रहे हो? एम्पिरिकल फार्मूला वाला मेथड से या कॉमन सेंस से? पता नहीं किससे कर भी रहे हैं कि नहीं। जल्दी करो बे। क्या है? फ्रक्टोज भी तो हो सकता है।
बेहोश 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 हो। तूने किया कि नहीं बे? अरे इससे पूछ रहा। किया? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया था कि जब नीट का पेपर देने जाते हैं तो 3 गलतियां होती हैं। कौन कौन सी 3 गलतियां बे? पहली गलती कि आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। दूसरा, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं। मतलब वो क्वेश्चन घर पे सॉल्व हो जाता है, पर टेस्ट वाले दिन गलत होता है, और ये गलती बहुत सारे लोगों की होती है। और तीसरी गलती, आता हुआ क्वेश्चन सॉल्व करके गलत मार्क करके चले आते हैं। ये तो मतलब अलग ही लेवल की गलती। तो प्रॉब्लम तो बता दिया था मैंने, पर इसका कोई सलूशन नहीं बताया था। याद आ रहा है? सलूशन क्या हो सकता है, कोई बताएगा? इन तीनों गलतियों को अवॉइड करके हम अपने 200 नंबर बढ़ा सकते हैं, ऑलमोस्ट 200 नंबर। हाँ, यहाँ 2-2 नंबर पे रैंक पूरी ऊपर से नीचे चली जाती है। 200 नंबर से रैंक कहाँ जाएगी? नॉट सेलेक्टेड से सीधा एमबीबीएस। समझ में आ रही है बात? 200 नंबर किसी भी इंसान के लिए, लाइक 200 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर वो ऐड हो रहा है तो क्या मिल रहा है? तब नहीं बे, 200 ही मिल रहा है तो फिर किसी के पास कोई सलूशन है इन तीनों प्रॉब्लम का? कि ये तो सब हर साल होता है सबके साथ। कोई इस सलूशन पे, इस प्रॉब्लम पे डिस्कशन ही नहीं करता। सब पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ते रहो, 10 घंटे पढ़ते रहो। अरे वो जो प्रॉब्लम रहेगी, अगर चाहे 10 घंटा पढ़ो चाहे 12 घंटे पढ़ो, वो प्रॉब्लम तब भी रहेगी। 2 घंटे पढ़ोगे तो भी यही प्रॉब्लम रहेगी, और 12 घंटे पढ़ोगे तो भी वही प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम सोल्यूशन कहाँ मिला? मेडिटेशन करें, ये बढ़िया। रामदेव बाबा की शरण में चले जाते हैं। उतना नहीं करना है, कितना? तीनों प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, तीनों ही प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का सलूशन जानने से पहले अपने को उस प्रॉब्लम का रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा करते क्यों हैं हम लोग। ऐसा क्या हो जाता है टेस्ट में कि आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाता है? घर पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, टेस्ट में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करके तुम मतलब टेस्ट में उसको सॉल्व कर पाओगे? घर पे ही तो प्रैक्टिस करोगे कि टेस्ट में जाके प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस तो घर पे होगी। और घर पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और वहां जाके सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? टाइम प्रेशर है और एग्जामिनेशन प्रेशर। ठीक है, मैंने बताया था कि जो नीट का एग्ज़ाम है, एक्चुअली में एक आसान एग्ज़ाम, पर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि नीट का एग्ज़ाम टफ एग्ज़ाम, और इसीलिए वो उस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए, उस एग्ज़ाम को की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कठिन अप्रोच लगाते हैं। और आसान चीज़ पे कठिन अप्रोच लगाने से सॉल्व होता है कि नहीं होता है? कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। वो तुमने कल देख लिया, कल नहीं परसों, लास्ट क्लास में देखा था ना बे, कितना आसान क्वेश्चन था वो। पर ज़्यादातर लोग उसको नहीं सॉल्व कर पाए, क्यों? क्योंकि कठिन अप्रोच लगा रहे थे। कठिन अप्रोच लगाओगे, आसान चीज़ें नहीं हो। नीट के साथ क्या है? नीट है आसान, लेकिन अप्रोच कठिन लगा के लोग उसको नहीं कर पाते।
तो अगर आसान है तो सबको ये क्यों लगता है कि कठिन है? बताओ। 4y, देखो मैं बताऊं, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन ना, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है ना, एक रिसर्च से पता चला है कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन 4 बार क्यों पूछोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, उसका सलूशन भी आ जाएगा। इट्स लाइक यूएस में एक बिल्डिंग है, तुम लोगों ने शायद देखा होगा, व्हाइट हाउस के पास ना एक लंबा सा, हॉलीवुड मूवीज देखते हो तुम लोग? हाँ, तो व्हाइट हाउस का जब भी सीन आता है तो एक बड़ा सा पिलर दिखता है, लंबा सा काफी ऊंचा सा पिलर है, जब भी कोई मतलब कोई अटैक वटैक होता है तो उसी को गिरा देते हैं मूवीज में। तो एक बड़ा सा पिलर है, उसका उसके में थोड़ा सा ना धीरे धीरे जब कुछ इंजीनियर वहाँ जो काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि इसका जो बिल्डिंग का डिग्रेडेशन है वो बढ़ रहा था, बिल्डिंग धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कमजोर क्यों हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी कमजोर हो रही थी। और उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि अगर इसी स्पीड से कमजोर होती रही तो 40 से 50 साल के अंदर ये बिल्डिंग गिर जाएगी। तो सवाल था कि उस बिल्डिंग को बचाना है। सबसे पहला सवाल आया कि क्यों ये बिल्डिंग कमजोर हो रही है, पहले वो पता कर। क्या कमजोर होने का रीजन था कि इसकी जब पेंटिंग करते हैं या जब पॉलिश करते हैं या सफाई करते हैं तो जो केमिकल यूज होता है उसमें, उसकी क्लीनिंग के लिए वो इसको धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है, धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। क्या क्या सोल्यूशन है? मत यूज करो उसको। नहीं नहीं, यूज करना होगा, पर तुम्हें ये जानना होगा कि हम क्यों सफाई कर रहे हैं, है ना, केमिकल यूज नहीं करते, सही हो जाता। प्रॉब्लम है कि केमिकल यूज करना ही है, क्योंकि वो बिल्डिंग धीरे धीरे गंदी हो जाती है। और तो फिर पता चला कि भाई, फिर ये सवाल आया कि ये बिल्डिंग गंदी क्यों हो रही है ना, बिल्डिंग डर्टी क्यों हो रही है, इसमें इसमें गंदगी आ कहाँ से रही? तो फिर पता चला कि वहाँ पर रहते हैं ढेर सारी छिपकलियाँ, और छिपकलियाँ जो है गंदगी करती हैं, जिसकी वजह से वो छिपकली उनका जो रेसिप्टेट है वो उस पर चिपक जाता है, उसको साफ करने में केमिकल लगता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग कमजोर हो रही है। फिर एक और सवाल आता है, छिपकलियाँ क्यों आ रही हैं? हाँ, छिपकली इसलिए आ रही थी क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे कीड़े आ जाते हैं रात में, उनको खाने के लिए छिपकलियाँ आ जाती हैं। ठीक है, अब रात में कीड़े क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट जलती थी, बाकी अंधेर पूरे रात में पूरे न्यूयॉर्क की लाइट ऑफ है, खाली यहीं की लाइट जलती थी, तो सारे कीड़े वहीं आ जाते थे। तो उन्होंने एक सिंपल सोल्यूशन निकाला कि रात को लाइट ऑफ रखो। रात रात को लाइट ऑफ रखते थे, ना कीड़े आते थे, ना छिपकली आती थी, बिल्डिंग गंदा होता था, ना साफ करने की जरूरत होती थी, और ना ही डिग्रेडेशन हो रहा। एक सिंपल सा सोल्यूशन निकलता है हर एक प्रॉब्लम का, कितने भी कठिन प्रॉब्लम का, बाय जस्ट आस्किंग फॉर वाई, है ना। तुम्हारे पास लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तुम बस 4 बार क्यों पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन निकल के आएगा। 4 बार में नहीं आ रहा है, 5 बार क्यों पूछो, आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग नीट का एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कठिन अप्रोच अप्लाई कर, ठीक है, एक आसान से क्वेश्चन। अब दूसरा सवाल यह है कि भाई जब आसान है पेपर तो कठिन अप्रोच क्यों अप्लाई करते हैं? आसानी करना चाहिए ना, क्योंकि लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि वो कठिन है। कठिन क्यों है? उसका रीज़न है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं ऑन एन एवरेज? 20 लाख लोग। और कितने लोगों को सीट मिलती है एमबीबीएस की, या सब मिला के? 40,000। तो बच्चे कितने पे? 19,60,000 लोग बच गए, जिनका नहीं हुआ कहीं। अब उनसे पूछा जाएगा कि ये बताओ, ये 19,60,000 लोगों से पूछा जाएगा कि ये बताओ तुम्हारा नीट क्यों नहीं हुआ?
वो क्या बोलेंगे कि हम गधे हैं, हमने पढ़ाई नहीं की इसलिए नहीं हुआ, हम सीरियस नहीं थे। वो क्या बोलेंगे, अरे बहुत कठिन एग्जाम होता है, 20 लाख लोग देते हैं, खाली 40,000 का होता है, बहुत टफ एग्जाम है, बहुत टफ कंपटीशन है। वो जो 40,000 हैं वो चुपचाप अपना सेलेक्ट होकर निकल जाते हैं कहीं ना कहीं एडमिशन लेके। मार्केट में बचते हैं ये 19,60,000 लोग। पूरे मार्केट में चिल्ला चिल्ला के सबको ये बता रहे होते हैं कि उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नीट टफ है, ना कि वो गधे हैं। क्योंकि अपने आप को कोई गधा नहीं कहता, ठीक है। और इसीलिए सबको लगता है कि नीट का एग्ज़ाम टफ, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, इसके लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है। सबकी ज़रूरत है पर बहुत की नहीं। डेडिकेशन की ज़रूरत है पर बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करने की ज़रूरत है पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है पर इतनी नहीं जितनी की बता रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से अपने दिमाग में क्या रहता है, अपने दिमाग में रहता है कि ये नीट का एग्ज़ाम टफ, और हम टफ वाले माइंडसेट से जाते हैं और हम टफ प्रोसेस यूज़ करते हैं और नहीं होता, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि एक रैंप है, एक 100 मीटर का रैंप है, ठीक है। 100 मीटर का रैंप मान लेते हैं, 1 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा। लकड़ी का रैंप है, जमीन पे ऐसे रखा हुआ। 100 मीटर की रेस दौड़े हो तुम लोग, हैं? नहीं, 100 मीटर चले होगे कभी जिंदगी में, चले ही होगे। तुमसे बोला जाए इस एंड से उस एंड पे जाना है, और रैंप पे ही रहना है, नीचे नहीं उतरना है। 1 मीटर कितना होता है पता है ना? ये जितना रैंप ये चौड़ा है उससे ज़्यादा चौड़ा, ठीक है, उससे ज़्यादा चौड़ा रैंप है, मतलब इसका डबल ऑलमोस्ट, ठीक है। उसी पे चलना है, चलते हुए जाना है, 100 मीटर को ट्रैवल करना है। ट्रैक है तुम्हारा बना हुआ, ठीक है। कितनी देर में यहाँ से वहाँ जा सकते हो? वर्ल्ड रिकॉर्ड उसेन बोल्ट साहब का है कितने सेकंड का? 9.5 सेकंड्स का, ठीक है। तो 100 मीटर की जो ये रैंप है उसको यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? तुम 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में पूरा हो जाएगा? चलो 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट में यहाँ से वहाँ जाना है। क्या पूरा कर पाओगे बे? अरे पूरा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत आसानी से। सब लोग कर लेंगे, सबके अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये कोई ऐसा है कि नहीं कर पाएगा? कोई ऐसा? हाँ, कोई फिजिकली डिसेबल होगा तो नहीं कर पाएगा, पर नॉर्मल इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान जो बहुत एथलेटिक्स ना हो, जिसने बहुत ज़्यादा भागने की प्रैक्टिस नहीं की हो, जिसको बस नॉर्मली चलने भी आता होगा, वो 1 मिनट में वहाँ से वहाँ चला जाएगा, ठीक है। पर इसी रैम को दो बिल्डिंग के बीच में रख दे, और बिल्डिंग की हाइट 200 मीटर है। 200 मीटर हाइट पे ये 100 मीटर रैम को ऐसा रख दिया है, और एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, क्या? तो हॉरिजॉन्टल ट्रेवल ही करना है, वर्टिकल ट्रेवल नहीं करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है। और टाइम बाउंडेशन नहीं है अपना, 1 मिनट का टाइम है मान लें, 1 मिनट का टाइम बाउंडेशन। क्या सभी लोग यहाँ से वहाँ तक चले जाएंगे? अबे चले जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जा पाए। अब 1 मिनट में इसको क्रॉस करने वाले लोग बहुत कम होंगे, बहुत ही कम। 100 लोगों में से 2 लोग शायद चले जाए, एक इंसान शायद जा पाए, 2-3 मैक्सिमम, 2-3 जा सकते। ज़्यादातर लोग क्या होंगे, उनको 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, कुछ लोगों को 10 मिनट भी लग सकता है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि शुरू ही ना करें, जइबे ना करें कि नहीं हम नहीं जाएंगे। कुछ ऐसा हो सकता है जाएं और आधे रास्ते से वापस आ जाए,
और कुछ ऐसे भी बेवकूफ़ हो सकते हैं जो गिर भी सके। जमीन पे जब रखा हुआ था 1 मीटर की लेंथ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा थी, आराम से चल ले रहे थे। अभी अचानक से क्या हो गया? लेंथ तो वही है, चौड़ाई भी वही है, विड्थ भी वही है, लेंथ भी वही है। 1 मीटर में ट्रेवल करना था, अभी अचानक से सब, अभी 1 मिनट के अंदर सब 15-15 सेकंड में क्रॉस हो रहे थे। अभी 10 मिनट में भी कोई क्रॉस नहीं हो रहा, गिर भी जा रहे हैं, शुरू भी नहीं कर रहा। क्या हो गया ऐसे अचानक से? तो हाइट के आने से क्या हुआ? हाइट में थोड़े ट्रेवल करना है, हमें तो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थोड़े चेंज हुई है, वर्टिकल में तो चलना ही नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत आई है साइकोलॉजिकल। फिजिकली कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेंथ उतनी है, विड्थ उतनी है, टाइम भी उतना ही दे रखा है, सब कुछ उतना ही दे रखा है, लेकिन एक चीज चेंज हुई है, हाइट। और हाइट चेंज होने से क्या चेंज हुआ बे? माइंडसेट। तुम्हारे अंदर एक डर आ गया। किस चीज का? गिरने का। गिरने का डर आ गया। और जब गिरने का डर आ जाता है, जब इंसान डर के काम करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखता है ना, कि गिर गए तो क्या होगा, गिरने के बाद क्या होगा ना, तब फिर वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है जितना वो कर सकता है। जो उसकी कैपेबिलिटी है भागने की, जितना तेज वो भाग सकता है, उतना तेज क्या, उसका 10% भी नहीं भागता, 5% भी नहीं भागता, बहुत धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, वो संभाल के कदम रखेगा। जबकि जमीन पे रखा था तो आराम से बिना किसी डर के वो चल रहा था, और रैंप पे ही चलता, गिरता नहीं। ऐसा रैंप 1 मीटर चौड़ा है तो क्या ऐसा चलते चलते कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रैक से हट जाओ तुम, कभी रैंप से नीचे जमीन पे पैर आ जाए? कभी नहीं होगा। हवा में रहेगा जरूर गिर जाओगे उसी 1 मीटर पे। तो प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हुई है, स्ट्रेस कहाँ जनरेट हुआ है? दिमाग में। ठीक है, पर मान ले कि अभी इसी रैम के चारों तरफ मैं एलईडी स्क्रीन लगा दूं, ओएलईडी पैनल लगा देता हूँ बढ़िया से एलजी वाले, और ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देता हूँ कि ये आसपास जमीन, ठीक है, और यहाँ से वहाँ जाना हो, तो कितने मिनट में चले जाओगे? 1 मिनट में सब लोग चले जाएंगे। तो हाइट तो चेंज नहीं हुई अभी भी। अब क्या चेंज हो गया भाई अचानक से? बस गिरने का डर चला गया। हाइट भी अभी वही है। इसका मतलब जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। चाहे वो ऐसा रनिंग वाला कॉस्ट हो, दौड़ना हो, चाहे एग्ज़ाम देना हो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करना हो, चाहे कुछ भी करना हो लाइफ में। धोनी इतना बढ़िया कैप्टन क्यों है बे? और ठीक से बैटिंग उनको ढंग से आती है काम भर की ना, विकेट कीपिंग भी ठीक कर लेते हैं, बॉलिंग आती नहीं, फील्डिंग भी ठीक ठाक कर लेते, सब ठीक कर लेते हैं। कैप्टन कहाँ है बढ़िया इतना? स्ट्रेस नहीं लेते, है ना, स्ट्रेस नहीं लेते। विराट कोहली जी तो तुरंत वो, हाँ हाँ, वो तुरंत शुरू हो जाते हैं बेन स्टोक बोलने, है ना, तुरंत गुस्सा आते बेन स्टोक बोलते हैं। पता नहीं क्यों बेन स्टोक को इतना याद करते। पर धोनी को कभी नहीं सुना होगा तुम, उनका पेशेंस वो जाता ही नहीं कभी, कभी नहीं। बहुत कभी कभी, अरे यार तो कभी तो किसी का जाएगा, ये सबका, सब इंसान का कुछ कुछ। मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत जरूरी है। अगर वो तुम हैंडल नहीं कर रहे हो, आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करोगे, और अगर करने का मौका मिल गया तो गलत करोगे, और अगर सही भी सॉल्व कर लिए तो गलत बबल करके चले आओगे। तुम्हारे दिमाग में ये गिरने का डर नहीं होना चाहिए, तभी 100% अपना परफॉर्मेंस दे के आओगे। एग्जामिनेशन में ज़्यादातर लोग जाके स्ट्रेस में चले जाते, एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, और इसी वजह से जो पेपर घर पे वो 2.5 घंटे के अंदर, 2.75 घंटे के अंदर कर पाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में 3.25 घंटे में भी उसको नहीं कर पाते, और बहुत कम क्वेश्चन करते हैं। वही पेपर तुम जो टेस्ट यहाँ देते हो ना, वो पेपर घर पे ले जाके सॉल्व करो, वही सेम पेपर, और नंबर के बीच का डिफरेंस देखना बहुत ज़्यादा आता है।
बहुत सारे लोगों को यहाँ के टेस्ट का स्ट्रेस हो जाता है, पता नहीं क्यों। यहाँ के टेस्ट में नंबर लाने हैं, उसी के स्ट्रेस की वजह से यहाँ भी गलतियाँ कर रहे होते हैं। टेस्ट में कौन गलती करता है भाई? टेस्ट में गलती करने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए तो डरने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम का चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, उसको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके होने से तो नुकसान ही हो रहा है तुम्हारा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एग्जामिनेशन का स्ट्रेस लेने से तुम्हें कौन सा फायदा हो रहा है? अब तुम कहोगे सर हमारे हाथ में थोड़े है, वो तो स्ट्रेस हो जाता है, हम चाहते थोड़े हैं। तो नहीं चाहते तो बेवकूफ़ बनाओ दिमाग को, जैसे यहाँ पे बनाया गया एलईडी स्क्रीन लगा के। क्या? और जब तक तुम्हारे दिमाग में एग्जाम का प्रेशर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, गिरने का डर रहेगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होने का डर रहेगा, तुम 100% अपना दे ही नहीं पाओगे। और जब 100% नहीं दे पाओगे, वैसे ही सेलेक्ट नहीं हो। मान लो तुम्हारी कैपेबिलिटी है 650 नंबर लाने की, 650 ज़्यादा बोल दिया, 640 लाने की, 640 नंबर लाने की कैपेसिटी है तुम्हारी, इतनी औकात है कि तुम आराम से 720 नंबर में 640 ला सकते हो। पर तुम अपना 100% दे ही नहीं पाए, तुम वहाँ जाके दे रहे हो अपना 70%। 70% दोगे तो कितना नंबर आएगा? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 448, हाँ 448, 448, 450 नंबर के आसपास आएंगे तो, अगर 100% नहीं दोगे तो। कैपेबिलिटी तो थी तुम्हारे पास निकालने की, क्या 450 में कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो पूरी ज़िंदगी तुम खुद को ही कोसोगे कि अरे हम नालायक हैं, हम गधे, हम नहीं कर पाए। और सबको ये बोलोगे कि नीट का एग्ज़ाम टफ रहता है, कोई बताओगे कि टफ, और वो भी स्ट्रेस लेंगे, वो भी अपना 60% दे के आएंगे, उनका भी नहीं होगा, वो भी जाके मार्केट में हल्ला करेंगे कि नीट का एग्ज़ाम टफ है। टफ थोड़े है, तुम नहीं कर पा रहे। एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल करना सीखो, अगर वो सीख गए तो 200 से 250 नंबर तुम्हारे वैसे ही बढ़ गए। और उसके बाद जाके कुछ भी करते हो, कैसे भी तैयारी करते हो, थोड़ा सा भी ढंग का तैयारी करके जाते हो कि 400 450 नंबर आ जाए, 400 नंबर ऐसे ले आओ, और 200 नंबर उस स्ट्रेस को हैंडल करने के वो लेके आओ, ऐसी सिलेक्शन हो जाए बहुत आराम से। बस वो करना होता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछले 13-14 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जो लोग, जो भी स्टूडेंट ऐसा स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, तो कभी नहीं हुआ। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो पूरे क्लास में सबसे पहले आंसर देते हैं, और उनका नहीं होता। उनका हो जाता है जो सबसे पहले आंसर नहीं दे रहे होते हैं, लाइक 5वें 6वें नंबर पे देते हैं, उसका हो जाता है। ऐसे भी देखें, ऐसे भी स्टूडेंट देखें जो 12 घंटे नीट के लिए पढ़ाई करते हैं, 12 घंटे, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, क्लास छोड़ के, और उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होता। और ऐसे भी स्टूडेंट देखे 4 घंटे पढ़ के एम्स का एग्ज़ाम निकाले। एम्स का एग्ज़ाम पहले होता था, पता है ना, टफ होता है एग्ज़ाम, एम्स वाला टफ होता है कि नहीं होता है? अगर एम्स का पेपर कभी गलती से देख लेना, पिछले साल, कब कितने साल पहले होता था, अभी अभी नीट तो अभी आया ना, हाँ 2014-15 के आसपास होता था क्या। उसमें 4 घंटे पढ़ के, एक स्टूडेंट थे मेरे, 4 घंटे खाली पढ़ते थे। वो स्कूल की स्टूडेंट थे, मतलब 11 12 तो स्कूलिंग था उसका, शाम को आके कोचिंग पढ़ते थे और घर जाके वही 4 घंटे शाम को पढ़ते, 9 से 1। मतलब मेरे स्टूडेंट थे ऐसे, जैसे तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो वैसे वो भी। 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ के एम्स निकाला, 36 रैंक। तो 4 घंटे पढ़ के भी निकाले हुए लोग हैं, और 12 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाले हुए लोग हैं। तो क्या चीज़ है जो डिसाइड करता है सिलेक्शन? पढ़ाना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा एग्जामिनेशन वाले दिन।
मैटर करता है एक एंड तक, उसके बाद नहीं मैटर करता। कहाँ तक मैटर करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ऑलमोस्ट 20 लाख लोग। मैं ये मानता हूँ कि इसमें से 20 लाख लोग सिंसियर नहीं होंगे, 20 के 20 लाख लोग ये तो नहीं चाहते होंगे कि हमको डॉक्टर बनना है। कुछ तो बस ऐसे ही फॉर्म भर दिए होंगे, एलिजिबल हैं इसलिए भर देते हैं। कुछ इसलिए भर दिए होंगे घर वाले कह रहे हैं कि चलो ये भी देख लो ना। कुछ ऐसे ही मजे में भर देते हैं कि हमारी वाली भर रही है तो हम भी चले जाएंगे, ऐसे ही भर। पर मैं ये मान के चलता हूँ कि 15 लाख लोग इसमें से ऐसे हैं जो सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ऑल ओवर इंडिया किसी न किसी कोचिंग में। ये तो तुम मानते हो ना। और इस 15 लाख लोगों में तुम इन 15 लाख लोगों में हो, उस 20 लाख लोगों में नहीं। तुम एटलीस्ट यहाँ बैठे हो, प्रिपरेशन कर। इस 15 लाख लोगों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इधर उधर किसी फर्जी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, है ना, जहाँ सिलेबस होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है, जहाँ टीचर पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे, कुछ भी चल रहा है वहाँ पर। तो ना तो सिलेबस टाइम पे होता है और ना ही वो ठीक से प्रैक्टिस कर पाते। तो मैं मान के चलता हूँ कि 10 लाख लोग ऐसे होंगे जो बढ़िया कोचिंग में पढ़ते हैं, तुम्हारे जैसे पीडब्ल्यू में। तारीफ कर रहा हूँ भाई। पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं, वहाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वहाँ बढ़िया टीचर है मेरे जैसे। वो 10 लाख लोगों में भी तुम आ जाते हो। इसके बाद आते हैं वो लोग, उसमें से 5 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो पूरा सिलेबस करके पूरा प्रैक्टिस करके जा रहे होंगे। 10 लाख लोग तो पूरा तो पढ़ के नहीं जाएंगे, पढ़ाया भले ही उनको जाएगा, वो खुद से पूरा नहीं पढ़ेंगे। 5 लाख लोग पूरे इंडिया में ऐसे हैं जो किसी बढ़िया जगह से कोचिंग कर रहे हैं, सिंसियर हैं और पूरा सिलेबस पढ़े हैं और उसकी पूरी प्रैक्टिस की है। अब इसके बाद क्या फैक्टर बचता है जो इस 5 लाख से उस 40,000 में पहुंचेंगे। यहाँ से यहाँ जाने के लिए अब उन्हें कौन सी पढ़ाई करने की जरूरत है, उन्हें कौन सी बुक लगाने की जरूरत है, उन्हें कौन सा पेपर देने की जरूरत है। कोई पेपर देने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं। इसके बाद उस 5 लाख से उस 40,000 में जाने के लिए तुम्हारा माइंडसेट सही होना चाहिए। हाँ, उस 40,000 में जाने के लिए पहले यहाँ से निकल के यहाँ जाने की जरूरत है। और यहाँ जाने के लिए तुमको पहले सिंसियर होना पड़ेगा, फिर एक बढ़िया कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा और उस कोचिंग में सिलेबस पूरा हो ताकि उस सिलेबस का पूरा कवर कर पाओ, पूरा कवर। वहाँ के बाद से तुम वहाँ जा सकते हो, क्या। और यहाँ तक जाने के लिए तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत। रोज़ जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ लो और अगली क्लास में आने से पहले देख के आओ कि क्या पढ़ना है। बस इतना ही करके आओगे, पूरा आराम से उस 5 लाख में पहुँच जाओगे। 5 लाख, उस 5 लाख से आगे का प्रोसेस अब बता रहा हूँ। मेंटल स्ट्रेस, उसको अवॉइड करो। बहुत सारे लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा होता है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना। उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर उनके दिमाग में चल रहा होता है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या क्या होगा, या उनके दिमाग में चल रहा था कि अरे यार घर वाले इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा लगाए हैं, नहीं करेंगे तो उनका क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। या फिर इस बार ये नीट का पेपर निकालना ही पड़ेगा मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी ये सब चलेगा तो क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा। तुम्हें नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भेजा गया वहां पे, ये कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कि कितना करोगे तो कितने नंबर आएंगे। ये कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल के लिए उधारी कहाँ से लाओगे। ये कैलकुलेशन करने के लिए नहीं है कि तुम्हारे घर वाले कितना पैसा लगाए तुम्हारे ऊपर, भैया उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ये सब कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम थोड़े है। या ये बैठ के सोचना कि वो फूफा जी पूछेंगे कि तुम्हारा कितना नंबर आया तो उनको क्या जवाब देते फिरेंगे।
ये सब बैठ के सोचोगे, इतनी सा दिमाग है। अब उसी को आधा दिमाग तुम लगा दिए इधर कि नहीं होगा तो क्या होगा, पढ़ाई किए हैं, इतना घर वाले पैसा लगा रहे, ये सब कैलकुलेशन चलेगा तुम्हारे दिमाग में, तो क्वेश्चन वाला कैसे काम करो? 100% वैसे ही नहीं दे पाओगे। और जब 100% नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला भी होगा तो भी नहीं होगा। ये अभी जस्ट दिखाया मैं। 650 नंबर लाने की कैपेसिटी रखते हुए भी 450 नंबर ही ला पाओगे अगर ये सब कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन करोगे नहीं होगा। सोचोगे, गिरने का डर रहेगा, गिर जाओगे, रेस कंप्लीट नहीं कर पाओगे टाइम से। गिरने का डर निकालना पड़ेगा, और जैसे ही गिरने का डर निकालोगे, विद इन टाइम, ये 1 मिनट का टाइम भी तुम्हें ज़्यादा लगेगा वे इस ट्रैक को पूरा करने के लिए। समझ में आ रही बात? ये दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा, क्लास में थोड़ा कॉमन सेंस रखना जरूरी। कॉमन सेंस तो जानते हो ना तुम लोग? अबे कॉमन सेंस जानते हो कि नहीं जानते हो? कुछ लोग कॉमन सेंस का मतलब ही नहीं जानते। कुछ पता नहीं क्या, क्वेश्चन करते टाइम ना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ किया करो। रियल, जैसे अब तुम कहोगे सर नहीं सर हमारे पास तो कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे पास कॉमन सेंस। अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है, क्योंकि इंसानों में ही कॉमन सेंस होता है, बंदर में नहीं होता। यहाँ अगर शांति से बैठे हो, कॉमन सेंस क्या होता है? एक क्लासरूम में आए हैं, और क्योंकि क्लासरूम में पढ़ाई होती है, सभी लोग शांति से बैठ के मेरी बात सुन रहे हो। यही तुम्हारा कॉमन सेंस है जो तुम्हें शांति से बैठा के यहाँ पे मेरी बात सुनवा रहा है। अगर मैं यहाँ किसी बंदर को बैठा दूँ तो वो क्या मेरी बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं, वो अपनी बंदर वाली हरकत करेगा, इधर उधर भागेगा, उस टेबल पे जाएगा, उस टेबल पे जाएगा, उससे बतियाएगा, उससे बतियाएगा, आपस में कुछ कुछ बातें करेगा, जैसे कुछ लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल। हाँ, कॉमन सेंस की कमी की वजह से ऐसा होता है। नॉर्मल लोग कॉमन सेंस कैसे फॉलो करते हैं? जैसे जैसे मान लो सड़क पे तुम जा रहे हो, रास्ते में गड्ढा आ गया, क्या करोगे? गड्ढे के अंदर से जाओगे क्या? अंदर जाओगे, कूद के जाओगे, साइड से जाओगे? जरूरी थोड़े कि मैं जो ऑप्शन दूँ वही फॉलो करो। कॉमन सेंस लगाओ, साइड से जाओ, है ना? सड़क क्रॉस करते हैं, मान ले सड़क क्रॉस कर रहे हैं, और तुमको सड़क से दूर से आते हुए दिख जाए एक ट्रक, एक ट्रक आता हुआ दिख रहा है ना? तुम सड़क क्रॉस करोगे कि नहीं करोगे? ये डिपेंड करेगा कि ट्रक कितना दूर है। पहले से थोड़े डिसाइड करते हैं कि नहीं ट्रक आएगा तो नहीं क्रॉस करेंगे, या आएगा तो जल्दी से क्रॉस करेंगे, या नहीं आएगा तभी क्रॉस करेंगे। वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। या तुम बैठ के वहाँ पे फिजिक्स का कैलकुलेशन यूज़ करोगे कि यहाँ पे डिस्टेंस लग रहा है 2 किलोमीटर, वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा तो 20 सेकंड में पहुँच जाएगा। ये सब करते हो क्या बैठ के? कि मेरी स्पीड इतनी है तो मैं अपना टाइम निकालूं क्रॉस करने का, उसकी स्पीड इतनी है तो उसका टाइम निकालो आने का, अगर उसके आने का स्पीड टाइम ज़्यादा होगा तब क्रॉस करेंगे, उसके आने का टाइम कम होगा तो नहीं क्रॉस करेंगे। ये करते हो क्या बैठ के? कॉमन सेंस लगाते हो। तुम्हें दिखता है ट्रक की दूर है, सफिशिएंट दूर है कि नहीं है? अगर तुम्हें लगता है कि दूर लग रहा है और स्पीड कम है तो तुम आराम से रोड क्रॉस करते हो। और तुम्हें लगता है कि नहीं पास है, आ जाएगा, है ना? कोई कैलकुलेशन नहीं चल रहा होता उसमें, P = U+80 वाला। समझ रहे हो मेरी बात? कोई फिजिक्स का कैलकुलेशन नहीं होता, वो कॉमन सेंस ही है जो तुमको रोक के रखता है या रोड क्रॉस करवाता है, या अगर बीच में है कंफ्यूजन रहता है तो तुम थोड़ा जल्दी से क्रॉस करते हो। इसी को कॉमन सेंस बोलते हैं। अगर ये तुम कर लेते हो, रोड क्रॉस कर लेते हो, कॉमन सेंस है तुम्हारे पास। बस इसको यहाँ पढ़ाई में यूज़ करना, ठीक है? पढ़ाई में जैसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन देते हैं। मान ले कि ये एक रेक्टेंगल है, पिछली क्लास में स्क्वायर दिया था ना, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इवन मैं तुम्हें बताऊं ऐसे भी कर सकते हैं ना भैया? मैं तुम्हें बताऊं, अगर ऐसे डिवाइड कर रहे हो, है ना, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो,
क्या ये लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये वाली लाइन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? क्या ये वाली लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है? देखो, ये वाला, ये क्या ये वाली लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है? कैसे पता कर रहे हो बे? सेंटर से पास कर, किसी भी रेक्टेंगल से वो लाइन जो सेंटर से पास करती है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, पता है ना? अरे मालूम है कि नहीं मालूम? ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एक और रेक्टेंगल है, कुछ रैंडम पता नहीं कहाँ, मतलब कुछ भी अजीब सा है, ये इसकी पोजीशन नहीं पता मुझे एग्जैक्ट कहाँ है, एग्जैक्ट नहीं पता। इसमें वाइट पोर्शन है और ब्लैक पोर्शन है, दिख रहा है? मैं कहूँ कि मुझे ब्लैक पोर्शन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, सिर्फ ब्लैक पोर्शन, है ना? मतलब खाली ये जो खाली जगह जो ब्लैक वाला पोर्शन, वाइट वाले को इंक्लूड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कर लोगे? करो। ये रेंडमली कहीं है, ये नहीं कि तुम इसको एग्जैक्ट इसके बराबर रखना और ऐसे काट देना, ठीक है? वो नहीं करना, बनो। और इसको इक्वली पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए ना तो तुम्हें मैथ्स आनी चाहिए, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, क्या आना चाहिए वे? कॉमन सेंस का यूज। ये क्वेश्चन कर लेते हो इसका मतलब तुम्हें कॉमन सेंस यूज करने आता है नहीं सिर्फ तुम्हारे, क्योंकि कॉमन सेंस होता सबके पास है, यूज करने नहीं आता। ये जो रेक्टेंगल बना है वो टोटली रैंडमली कहीं बना है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि डायगोनल से ऐसे मिलाएं कि वो एकदम सीधे में बना हुआ दिख रहा है ना? वो तुम्हें दिखना चाहिए, रैंडमली कहीं बना हुआ है, अपने मन से ऐसे नहीं बनाना कि सर मैंने तो ऐसे बनाया था। और ये रहा, ऐसे नहीं करना। क्या? करो डिवाइड। एक ऐसी लाइन खींचनी है जो ब्लैक वाले पोर्शन को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करे। शेप सेम होना जरूरी नहीं है, इक्वल एरिया सेम होना। और मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, ये वाली लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर सोच पाए? क्या सोच? सफेद वाले को हटा काट दिया, तो ये तो बड़ा अच्छा, तो इन्होंने कहा कि ये सफेद वाला हटाओ क्योंकि ब्लैक वाले को करना है, और बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया। ये बहुत समझदार। ठीक है, किया है? वो जो एरिया है वो उतना ही एरिया हटा दिया तुमने। कॉमन सेंस की साफ कमी दिख रही है। हाँ, कर्व बनाया है, स्ट्रेट लाइन मैंने बोला था तो तू कर्व क्यों बनाया? कैसा कर्व बनाया दिखा? और स्क्वायर का? तूने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया नहीं? ऐसा? और ये तू श्योर है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? और कोई? चलो मैं बताता हूँ। पहले क्या करो कि इसका सेंटर पता करते हैं।
इस बड़े वाले रेक्टेंगल का सेंटर तो यही है, फिर लग जाना भाई। यहाँ पे ये कट कर रहा है, क्या यही सेंटर बनेगा इसका? अब ऐसा करो, छोटे वाले का सेंटर निकालो। छोटा वाला जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा। छोटे वाले का सेंटर ये है, यही है ना? अपने को पता है सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है वो रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, क्या? हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो कि दोनों के सेंटर से पास होता। क्या ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, वो इस वाइट वाले को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है? कर रही है ना? और ये बड़े वाले रेक्टेंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब ब्लैक वाले पोर्शन को भी कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हो? दो इक्वल पार्ट। बस इनके सेंटर से इसके सेंटर को मिला के एक लाइन खींचना। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे? कॉमन सेंस बोलते हैं इसको। खैर, इसको पढ़ने के लिए कौन सा केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ्स आनी चाहिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस आना। खैर, कोई बात। और इसी चीज को पूरे साल में मैं सिखाऊंगा तुम्हें। वैसे नीट का एग्जाम कब होता है? मई में होता है ना? अभी लगभग 9 महीना है, 9 महीने तक तुमको ऐसे ही सिखा, ठीक है? 9 महीने में यही चीज प्रोड्यूस करना है। वो उनको पता नहीं क्या प्रोड्यूस करने में लगे हुए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हाँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो गया। इतना मोटिवेशन भी अच्छा नहीं है, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे। कुछ लोग इतने डिमोटिवेटेड रहते हैं कि मोटिवेशन वीडियो देख के भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। और आजकल मोटिवेशन लेक्चर के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं यार, कुछ भी। इंस्टाग्राम खोलो, कुछ भी मोटिवेशन कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठो, क्यों? क्योंकि 4 बजे उठोगे, बाकी लोग उठते हैं 7 बजे, तो तुम 3 घंटा आगे रहोगे उनसे। अबे नालायक, वो सोते भी तो लेट जल्दी हैं। 3 घंटा वो जल्दी सोते हैं, हम 3 घंटा देर तक सोते हैं। तो सोने से क्या फर्क पड़ता है? हम 6 बजे उठेंगे, हम 8 बजे उठेंगे, सोएंगे 1 बजे तक। 1 बजे सोएंगे, जो काम वो 4 से लेके 7 में करेंगे, वो काम हम 10 से लेके 1 में करेंगे। हम क्यों जल्दी उठें? कुछ भी मोटिवेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं रोज सुबह ठंडे पानी से नहाया करो, दिमाग सही रहता है। मैं ठंडे पानी से नहाया, 3 दिन तक तबीयत खराब रही मेरी। इंस्टाग्राम से मोटिवेशन मत लेना, कुछ भी मोटिवेशन देते। कह रहे कुछ नहीं समझ में आता है, जॉगिंग करो। मैं जॉगिंग करने निकल गया 2:30 बजे दोपहर में, डिप्रेस फील कर रहा था। दोपहर में 2:30 बजे मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, बगल से ट्रक वाला धूल उड़ाते हुए जा रहा है, धुआं उड़ाते हुए जा रहा है, टैनिंग अलग से हो गई। खैर, मेरे स्किन पे टैनिंग उतनी पता नहीं चलती। कैसा मोटिवेशन दे रहे हैं ये लोग, ये इंस्टाग्राम वाले? कुछ भी मोटिवेशन, कुछ भी। उनसे बोलो कि सर हम तो रोज मतलब 9 to 5 जॉब करते हैं। 9 to 5 क्या, मैं 8 बजे से लेकर 6 बजे तक जॉब करता हूँ। 8 बजे तक भी कभी कभी क्लास लेता रहता हूँ। कहते सफिशिएंट नहीं है। नहीं, 1 घंटा और बढ़ाओ। तो क्या होगा? कि तुम 1 घंटा रोज थोड़ा सा मेहनत करोगे, साल भर में 365 घंटे तुमने एक्स्ट्रा काम किए, बढ़िया स्किल सीख जाओगे। नहीं सीखनी मुझे कोई स्किल, कुछ भी मोटिवेशन दे रहे हैं उनका मत फॉलो करना। ऑनलाइन ऐसा मोटिवेशन देते हैं, वो कहते हैं मैंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था एक चावल के दाने से। कैसे किया था भाई? मोटिवेशन के नाम पे एकदम एक्सट्रीम लेवल का फेंकते हैं वो सब, एक्सट्रीम। कुछ भी कर दे रहे हैं। वो ठेले की दुकान खोलते, कहते हैं मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। अबे ठेला खोल के स्टार्टअप? ठेले पे चाय बना के बेच रहे हैं और कह रहे हैं स्टार्टअप कर लिया। वो एमबीए चाय वाला, बीटेक चाय वाली, एमबीबीएस समोसे वाले, सब वही बना रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये स्टार्टअप होता है?
वो को फाउंडर वहां बर्तन धुल रहा है उधर। इंस्टाग्राम से मोटिवेशन मत लेना। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। खुद से पता चलना चाहिए था लास्ट टाइम तुमने जब कुछ अच्छा किया था, उस टाइम पे जो फील हुआ था वो चीज याद करो। लास्ट टाइम क्या करने से तुम्हें अच्छा लगा, है ना। अब ये कह रहे हैं ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं, सर लास्ट टाइम हम ये किए थे तो बहुत मजा आया था। सावन में बिरयानी खाया था चिकन वाला, ऐसा आनंद आया था क्या बताएं। वही खाने का मन कर रहा है, वो सब नहीं बे। एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम, ठीक है, जिससे तुम्हारे करियर में तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐड ऑन हुआ हो, जिसको तुम लाइफ टाइम रिमेंबर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, टाइम की कमी तो है, समय समाप्त हो गया क्या, कोई बात नहीं, बता देते। ये सब देखो, नीट के एस्पिरेंट्स को ये सब पढ़ाना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पढ़ाई करके क्या ही होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा लेकिन मोटिवेट तो मैं ज़्यादा करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें उसी की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब जब हम कोई डीपीपी लेके बैठे, या कोई क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सेट लेके बैठे, या कोई पेपर लेके बैठे, या कुछ भी एक बुक जिसमें क्वेश्चन पेपर हो और सॉल्व करना स्टार्ट करें और सॉल्व ना हो, पहला ही सॉल्व ना हो या दूसरा ही सॉल्व ना हो, हाँ। 2 क्वेश्चन लगाए, दूसरे पे अटक गए आधा घंटा और वही नहीं हो रहा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, फिर तीसरा क्वेश्चन लगाने का मन नहीं करता। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रिपरेशन करते टाइम। हाँ, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो मोटिवेशन आता है, और एक क्वेश्चन सॉल्व होने पे जो मोटिवेशन आता है उसके बदले में 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, फिर बैठ के हम पढ़ते ही रह जाते हैं। फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 घंटे तक फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, फिजिक्स ही पढ़ते 4 घंटे पूरे निकल गए, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 45 मिनट तक फिजिक्स पढ़ा और एक भी क्वेश्चन नहीं लगा, तो फिर हम पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ते इस डिप्रेशन में कि 45 मिनट लगा के एक भी क्वेश्चन नहीं लगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट फेस करते हैं। इस अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है उसको तो क्या ही फेस होगा, ठीक है। अब इस वाले प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो अगली क्लास में बताएं। ये एक प्रॉब्लम तो है। अच्छा, ये प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ फेस होती है? मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इसका सलूशन अगली क्लास में देंगे। अरे ये क्वेश्चन था ना यार, क्वेश्चन वर्क किए कि नहीं किए? ये कितने लोग आंसर निकाल लिए? ग्लूकोज जरूरी नहीं बे, C6H12O6 आ रहा है, ये कितने लोग सही से निकाल पाए? बाकी लोग निकालना। और जरूरी है कि वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज भी तो हो सकता है।